ओके बच्चा पार्टी थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा एंटीनोड, नोड और ऑर्गन पाइप्स को पढ़ा था। स्टेशनरी वेव्स क्या होता है बेसिकली, अगर किसी क्लोज ट्यूब में हम बात कर रहे हैं तो एयर जो है तो वापस आ रहा है, तो ये वाइब्रेशंस जो है वो इन सिंक रहेंगे। ठीक है, सो ऑर्गन पाइप्स होते क्या है भाई साहब आपके? ऑर्गन पाइप्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स बाय सेटिंग अप स्टैंडिंग वेव्स इन द एयर कॉलम। तो स्टैंडिंग वेव्स हम क्रिएट कर रहे हैं एयर कॉलम में। क्लोज ऑर्गन पाइप, इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप वन ऑफ द एंड्स इज क्लोज्ड, एक एंड आपका क्लोज्ड है एंड एक्ट्स एज अ नोड। तो यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे ये नोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, whereas the other end is open and acts as antinode। तो दूसरा वाला एंड आपका एंटीनोड होगा, ये वाला एंड आपका नोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विच हैज वन एंड एज क्लोज्ड, वन एंड भाई साहब आपका क्लोज्ड है। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ दी एंड्स आर ओपन, दोनों भी भाई साहब आपके ओपन है, तो एंटीनोड एंटीनोड और यहाँ पे बीच में नोड होगा। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का समझ लीजिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वन एंड इज क्लोज्ड and the end which is closed is basically the node region and the other end which is open is antinode region। in an open organ pipe both the ends are sorry open and hence they create antinode और बीच वाला आपका भाई साहब हो जाएगा node। closed organ pipe, for a displacement standing wave to set up in a closed organ pipe, a node is formed at the closed end and an antinode is formed at the open end of the pipe। तो antinode open end और node भाई साहब closed end में। ठीक है, for a pressure wave corresponding to this displacement wave, there is a node of pressure wave for the antinode of the displacement wave and for the antinode of the displacement wave there is a node of the pressure wave। तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा प्रेशर वेव। देखो डिस्प्लेसमेंट वेव है और ये प्रेशर वेव है, किसका भाई साहब? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपका नोड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और एंटीनोड ओपन एंड में क्रिएट हो रहा है। आपको मालूम है कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितने का डिफरेंस है? पाई/2 का। ठीक है, पाई/2 का। तो आपका भाई साहब जो एंटीनोड रीजन होगा वो नोड रीजन हो जाएगा किसमें? प्रेशर वेव में, और जो नोड रीजन होगा वो एंटीनोड रीजन हो जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव का रिप्रेजेंटेशन है किसमें? क्लोज ऑर्गन पाइप में, और ये आपका प्रेशर वेव का रिप्रेजेंटेशन है किसमें? क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लियर है? इन शॉर्ट द पोजीशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर सेम एज द पोजीशंस ऑफ द प्रेशर एंटीनोड्स एंड वाइस वर्सा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए नोड होता है वही प्रेशर वेव के लिए एंटीनोड का कंडीशन क्रिएट करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में कितने का डिफरेंस है? पाई/2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, और जो आपके डिस्प्लेसमेंट वेव में एंटीनोड का कंडीशन क्रिएट कर रहा है वही आपके प्रेशर वेव में नोड का कंडीशन क्रिएट करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो पहला हार्मोनिक, देखो वही सब चीजें हमने सीखी थी, वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, टू फॉर्म अ डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, एक मिनट, वन मोमेंट। Okay, so to form a displacement standing wave, the minimum distance between the node and the air column। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे अगर ये आपका जो LC है, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम डिस्टेंस कितने का हो जाएगा भाई साहब? एक एंटी नोड और नोड में, ऐसा सोचो ना, वेव क्या होता है? देखो ये आपका भाई साहब क्या है? एंटी नोड है ना, और ये क्या है आपका? नोड। ये पूरा कितना होता है भाई साहब आपका? लैम्डा। तो आपका इसका आधा कितना हो जाएगा भाई साहब? लैम्डा/2, और उसका भी आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा/4। तो एलसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा/4। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज लैम्डा/4 टू फॉर्म अ डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, द मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव मिनिमम डिस्टेंस क्लोज ऑर्गन पाइप में कब होगा? जब आपका मिनिमम डिस्टेंस हो लैम्डा/4। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो देयरफॉर LC इज इक्वल टू लैम्डा/4, या लैम्डा को अपन बोल सकते हैं क्या? 4 into LC, where LC is the length of the organ pipe। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या हो जाएगी? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा।
बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, F1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन, यहाँ पे आपने क्या लिखा भाई साहब, 4LC, ठीक है। तो देयरफॉर F1 हो गया आपका क्या, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर से देखो, ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में भाई साहब आपका क्या बन रहा है, एक एंटी नोड और नोड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितने का होता है, λ/4 का। तो इसका मतलब ये लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, ठीक है। अगर फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं या फर्स्ट हार्मोनिक ले रहे हैं या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी भाई साहब, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप विल बी इक्वल टू λ/4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। अभी अगर हम देखेंगे भाई साहब, वेलोसिटी होती है क्या, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन 4LC, ये हो जाएगा F1, ठीक है। ये इसी को अपन बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक कैसे होगा, देखो, एंटी नोड, एक नोड, फिर से एंटी नोड, फिर नोड, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब, नोड और एंटी नोड में कितने का डिफरेंस होता है भाई साहब, λ/2 का, और एंटी नोड और नोड में λ/4 का। तो टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक पाइप कितना हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/4। सो दैट विल बी हाउ मच, 4। ये हो गया भाई साहब आपका 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, दैट इज 3 λ/4, ठीक है। तो आपका LC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 λ/4। तो आपका भाई साहब लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 4 λc/3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अब कर लो भाई साहब फ्रीक्वेंसी। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब, वेलोसिटी होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, नहीं मालूम। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4LC/3। तो ये हो जाएगा 3V/4LC। तो ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं हम, इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, वन फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं, 2 3, 1 2 3, नोड और एंटी नोड के बीच में एक, नोड और एंटी नोड के बीच में दो, और नोड और एंटी नोड के बीच में तीन, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज सेकंड ओवरटोन, सॉरी, इट इज नोन थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे F3, दैट इज थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो आप इसमें इसका मतलब देख सकते हैं आपका क्या हो रहा है, देखो, Fn is equal to NF1, where n is the order of the harmonic and F1 is the first harmonic। तो आप यहाँ पे देख लो भाई साहब, यहाँ पे आपका कितना आया था, देखो F1 की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान से देखो, F1 की वैल्यू आई है कितनी, V/4LC, और F3 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, V, F3 की वैल्यू आई है भाई साहब 3V/4LC। अभी V/4LC क्या था, आपका F1 था, इसको अपन लिख सकते हैं 3F1, है ना। तो इसका मतलब देखो, F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3F1। तो इसका मतलब Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, NF1। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका Fn का वैल्यू हो गया NF1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक्स एंड F1 इज द फर्स्ट हार्मोनिक। n is the order of the harmonics and F1 is the first harmonic. On comparing, we can see that n is equal to 3, and this is known as the third harmonic or first overtone, ठीक है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट हार्मोनिक कब होगा भाई साहब, फर्स्ट हार्मोनिक होगा V/4LC, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर आएगा आपका थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मतलब आपका फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक विल मीन फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। फिफ्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगा भाई साहब, फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू हो जाएगी, देखो ऐसा, 1 2 3 4 5, एंटी नोड और नोड आपके ऐसे 5 बनेंगे, समझ में आ रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो आपका अभी अभी हमने देखा भाई, फिफ्थ हार्मोनिक कैसे कैलकुलेट करना है, तो देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया भाई साहब λ/4, ये हो गया λ/4, ये हो गया λ/4, ये हो गया λ/4, ये हो गया λ/4। हर एंटी नोड और नोड के बीच में कितने का डिफरेंस है, λ/4, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 λ/4। दिस विल बी इक्वल टू LC। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4LC/5, है ना। ये हो जाएगा 4LC/5। ओके, अभी हमको मालूम है कि भाई साहब V की वेलोसिटी होती है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ हार्मोनिक,
F5 की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई लैम्डा, तो ये हो गया V, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो 4LC बाई 5, तो ये हो जाएगा 5V बाई 4LC। तो F5 की वैल्यू, फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू या सेकेंड ओवरटोन की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब Fn इज इक्वल टू एन वी अपॉन 4LC। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो LC की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, तो F की वैल्यू हो गई 5/4 V बाई LC, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहला तो आपका हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक को अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 इज इक्वल टू V बाई 4LC, ठीक है। फिर आपका आता है थर्ड हार्मोनिक जिसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, F3 इज इक्वल टू V 3V बाई 4LC, जिसको अपन लिख सकते हैं 3F1, ठीक है। ओके, फिर आएगा आपका फिफ्थ हार्मोनिक जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन, तो ये हो गया आपका F5, दैट विल बी 5V बाई 4LC, दैट इज 5F1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दैट इज हाउ इट इज फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारा ये था आपका क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं आपका nth हार्मोनिक विल बी इक्वल टू nth हार्मोनिक विल बी n इंटू F1, वेर F1 की वैल्यू क्या है भाई साहब, V by 4LC, where V is basically the velocity of sound and LC is what the length of the organ pipe that you have taken। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, और आपका ये सीक्वेंस जान के रखिए, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब सेकंड ओवरटोन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब जहां पे दोनों एंड्स आपके ओपन है। अगर एक एंड आपका क्लोज होता है तो वो होता है आपका नोड, और एक एंड जो ओपन होता है उसको अपन बोलते हैं एंटी नोड। अगर दोनों एंड आपके ओपन है तो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली हाउ मच, लैम्डा बाई 4, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। दोनों एंड्स में आपके एंटी नोड्स हैं, तो अभी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू LC, दैट इज लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू LC। यार एक मिनट, ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू LC। तो इसका मतलब भाई साहब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2LC। अब कर लो भाई साहब, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन V अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा V अपॉन 2LC। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, V अपॉन 2LC। ओके ओके ओके, तो आपका देखो यहाँ पे 2L हो गया, तो आपका देखो फटाफट से F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन 2 इंटू LO। यहाँ पे ऑर्गन पाइप ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो ऑर्गन पाइप है भाई साहब, तो इसी को अपन बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बताओ भाई साहब, आपका दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट ओवरटोन द नेक्स्ट दैट इज थर्ड एंटीनोड। तो आपका देखो यहाँ पे एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, आपका भाई साहब कैसा होना चाहिए, ये वाला आपका एंटीनोड होना चाहिए ना, इधर तक का तो आपने ले लिया है, अभी इधर में जाएंगे, एंटीनोड आना चाहिए ना आपका, समझ में आ रहा है? ये बहुत लास्ट लग रहे हो, देखो यहाँ पे अगर आप आओगे, देखो इसका क्या फंडा है, एक तरफ एंटी नोड और दूसरी तरफ नोड होना चाहिए, ठीक है, एंटी नोड और नोड। तो आपका देखो पहला वाला क्या हो गया, एंटी नोड और ये नोड, तो ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले में क्या होगा, एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर आपका भाई साहब नोड, ऐसा आएगा ना। देखो दूसरे में क्या आ जाएगा, देखो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, फिर नोड, क्योंकि आपका एक साइड में क्या होना चाहिए, एंटी नोड, और दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, नोड। इसीलिए आपका क्या हो रहा है भाई साहब, 1 2 3, आपका लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, इसीलिए आपका थर्ड हार्मोनिक क्रिएट हो रहा है।
आप बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक का कोई चांस ही नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हार्मोनिक कब क्रिएट हो रहा है, जब एंटीनोड और नोड का कॉम्बिनेशन हो। तो पहला आपका देखो एंटीनोड के बाद आता है नोड, और एंटीनोड और नोड में कितने का डिफरेंस आता है, लैम्डा बाई 4 का। दूसरे में क्या होगा, ये एंटीनोड, ये नोड बना, फिर भाई साहब ये एंटीनोड बना, नहीं होगा तब ये नोड, मतलब ये एंटीनोड और ये नोड। अभी यहाँ पे देख लो, ये हो गया लैम्डा बाई 4, ये हो गया लैम्डा बाई 4, ये हो गया लैम्डा बाई 4। तो मतलब कितने ब्रेकडाउन हो गए, 3। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थर्ड हार्मोनिक। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? इसका कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। अभी इसमें आते हैं, देखो फिफ्थ हार्मोनिक में क्यों आएंगे। देखो एंटीनोड नोड, फिर आपका एंटीनोड, फिर नोड, यहां तक तो कवर कर चुके हैं किसमें, थर्ड हार्मोनिक में। फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटीनोड नहीं बनेगा, आपका फिर से नोड। अभी ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4 5। दैट्स द रीजन इज फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब जो एक इसमें रिदम में चले। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। दैट इज द रीजन इट इज फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, क्योंकि आपको थर्ड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन मिला था, तो फिफ्थ हार्मोनिक में आपका सेकंड ओवरटोन होगा। फर्स्ट हार्मोनिक में आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। थर्ड हार्मोनिक में आपका सेकंड ओवरटोन, और फिफ्थ हार्मोनिक में आपका थर्ड ओवरटोन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तो यहाँ पे था कॉम्बिनेशन किसका, एंटीनोड और नोड का, क्योंकि आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप एंटीनोड और नोड। अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो इस तरफ भी एंटीनोड और इस तरफ भी एंटीनोड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एंटीनोड एंटीनोड बीच में नोड, ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। तो ओपन ऑर्गन पाइप में पहला वाला क्या हो जाएगा, एंटीनोड नोड एंटीनोड। ऑब्वियसली ये वाला एंटीनोड और नोड में कितने का डिफरेंस, लैम्डा बाई 4 का। ये वाला नोड और एंटीनोड में कितने का डिफरेंस, लैम्डा बाई 4 का। दोनों को ऐड कर दो, लैम्डा बाई 2। मतलब आपका लैम्डा बाई 2 किसके बराबर हो गया, लेंथ के बराबर हो गया। तो आपको ये मिल गया। तो पहला जो आपको मिल रहा है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ सेकंड वाला क्या होगा। देखो एंटीनोड नोड, ये तो हो चुका। इधर वाला क्या होना चाहिए, एंटीनोड फिर नोड फिर एंटीनोड, है ना। ये कितना हो गया बोलो, लैम्डा बाई 4। ये हो गया लैम्डा बाई 4, ये हो गया लैम्डा बाई 4, ये हो गया लैम्डा बाई 4। 1 2 3 4। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकंड हार्मोनिक देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा बाई 4 हो गए। ठीक है, तो आपका एल ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा बाई 4, मतलब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपका फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v बाई लैम्डा। ठीक है, v बाई लैम्डा। अभी v बाई लैम्डा है, पिछला वाला आपने देखो यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या निकाली थी, v बाई 2l है ना, 2lo निकाली। अभी f2 की वैल्यू क्या निकाली आपने, v बाई lo निकाली। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू v बाई 2lo लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब 2 इंटू f1। भाई साहब आपको फॉर्मूला मिल गया इसका मतलब। तो इसका मतलब fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, nfo फॉर सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अगर आपका भाई साहब ओपन ऑर्गन पाइप है। अगर आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्या था, वही सेम, fn इज इक्वल टू nf1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे f1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, v बाई 4l है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है भाई साहब, आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यहाँ पे मसला एंटीनोड और नोड के बीच में है। ठीक है, और ओपन ऑर्गन पाइप में भाई साहब क्या है, एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, वही सेम है, लेकिन एफ वन की वैल्यू कितनी है, एफ वन बाई टू एल। समझ में आ रहा है, सॉरी v बाई टू एल, v बाई टू एल। यहाँ पे v बाई 4l है, यहाँ पे भाई साहब v बाई 2l है। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। थर्ड हार्मोनिक का कर लीजिए भाई साहब, लैम्डा बाई 4 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 लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लैम्डा बाई 4, 6 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, 3 बाई 2। तो ये हो गया भाई साहब लैम्डा की वैल्यू कितनी, 2l बाई 3। v की वैल्यू, सॉरी आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है v बाई लैम्डा, तो यहाँ पे हो जाएगा v बाई 2l बाई 3, सो दैट विल बी 3v बाई 2l। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या कर डाले बस, हाँ 3v बाई 2l। ठीक है, 3v बाई 2l। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे f3 की वैल्यू आई है कितनी, 3v बाई 2l। यहाँ पे भाई साहब f1 की वैल्यू कितनी थी, v बाई 2l। तो इसका मतलब हम क्लियरली इसको बोल सकते हैं 3f1, है ना। तो ये आपकी परंपरा को मेंटेन कर रहा है, दैट इज fn इज इक्वल टू nf1। तो ये आपका हो गया भाई साहब थर्ड हार्मोनिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, एंटीनोड एंटीनोड 1 2 3, 3 एंटीनोड्स, तो थर्ड हार्मोनिक।
ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? इसी तरह से आपके ओपन ऑर्गन पाइप में एंटीनोड एंटीनोड और एंटीनोड है। हाँ, एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड, ठीक है भाई साहब, एक दो तीन चार, तो आपका थर्ड हार्मोनिक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, हार्मोनिक या ओवरटोन 2n-1 क्लोज ऑर्गन पाइप क्या हो जाएगा, F2n-1 2n-1 V इंटू 4LC, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक आपका क्या हो जाएगा, F1 दैट इज V by 4LC। इसका फॉर्मूला देखो 2n-1 है, तो 2n-1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, 2n-1 लेंगे तो V by 4LC, 2n-1 तो 2 इंटू 1 -1 तो कितना आ गया 1, तो V by 4LC, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 3 6 6 -1 4, नहीं थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन ना, तो आपका भाई साहब हार्मोनिक या ओवरटोन, तो 2 2 जा 4 राइट, 2 1 2 2 -1, तो ये आ जाएगा आपका भाई साहब 3/4LC। ये इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो यहाँ पे हम NAT लेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, ठीक है। किसी भी सोर्स से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, minimum frequency which is produced by any source is known as fundamental. Overtone frequency higher than the fundamental frequency, harmonic frequency integral multiple of fundamental frequency, जैसे आपका Fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, n F1 दोनों में ही, क्लोज में भी और ओपन में भी, ठीक है। ओके ओके ओके, कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ये सब अपन भाई साहब पढ़ चुके हैं, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। A standing wave having 5 nodes and 4 antinodes is formed 2 angstrom है ये, ठीक है, ये ऐसा 2 angstrom है, ठीक है। डिस्टेंस देन फाइंड द वेवलेंथ, तो आपके पास साहब कितने कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, और सॉरी 5 नोड्स हैं और 4 एंटी नोड्स हैं, तो 5 नोड्स 1 2 3 4 5, स्टैंडिंग वेव है मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। एंटी नोड कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 एंटी नोड्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, देन फाइंड द वेवलेंथ, तो आपको भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ कितना हो जाएगा, देखो एक वेवलेंथ मतलब ये, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, या तो ऐसे कर लो, ये λ/4, ये λ/4, एंटी नोड और नोड के बीच में हमेशा λ/4, λ/4, ये भाई साहब λ/4, ये λ/4 प्लीज डू द नीडफुल, थैंक यू। ओके, ये हो गया λ/4 और ये हो गया λ/4, तो इसका मतलब ये λ/4 λ/4 λ/2, ये भाई साहब λ/2, ये भाई साहब λ/2, ये भाई साहब λ/2, या तो सीधा याद कर दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया 1 लैम्डा, ये हो गया 2 लैम्डा, तो इसका मतलब भाई साहब 2 लैम्डा की वैल्यू, 2 लैम्डा की वैल्यू आपका भाई साहब ऑर्गन पाइप का लेंथ L0, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम, सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1 एंगस्ट्रॉम, व्हिच इज हाउ मच 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब वेवलेंथ, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? थैंक यू, चाहिए डन 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 डन, ठीक है। ओके, चलिए और सवाल करते हैं हम यहाँ पे। अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 2 मीटर्स लॉन्ग, इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज, तो मास पर यूनिट लेंथ इज 2 ग्राम्स पर मीटर, जिसको अपन 2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर भी लिख सकते हैं। इट इज स्ट्रेच विद अ फोर्स ऑफ 720 न्यूटन, भाई साहब इतने का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है कितना है 2 मीटर, ठीक है। इफ इट इज प्लग्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय इट। अभी आपका देखो जो फोर्स है वही टेंशन है ना, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई 720 न्यूटन। एल की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई यहाँ पे भाई साहब आपका एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 2 मीटर्स, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ठीक है। प्लग डिस्टेंस आपका भाई साहब यहाँ पे प्लग डिस्टेंस मतलब कितना हो गया, देखो एल अपॉन कितना है भाई साहब आपका
It is touched to if it is plugged a distance of 10 centimeter from one end, then find the frequency 10 centimeter. यहाँ पे प्लग किया हुआ है एक एंड से 10 सेंटीमीटर. ये क्या होगा भाई साहब? हाँ टी बाई म्यू है ना, लेकिन ये क्या है प्लग डिस्टेंस? ये गड़बड़ है भाई साहब. ठीक है देखते हैं अपन. अ स्ट्रिंग विद अ मास डेंसिटी ऑफ मास डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर इज अंडर टेंशन ऑफ. तो टेंशन कितना है आपका 360 न्यूटन. इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. दोनों एंड्स में फिक्स है. वन इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 470. द नेक्स्ट हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 560. फाइंड द मास. तो एफ एफ 2f 2f f3 3f. मतलब देखो ये वाला f फिर f तो 2f बनाएगा, 2f फिर ये 3f बनाएगा. तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 माइनस तो ये हो गया आपका 90 हर्ट्ज है ना भाई साहब. देखो फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, थर्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ से 2f 2f से 3f. अगर आपको f की वैल्यू निकालनी है तो 2f से f माइनस कर दो. तो यहाँ पे आपका f का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज दिस, द नेक्स्ट हायर इज दिस. तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, दो द difference between two resonant frequencies is going to give you the resultant frequency. तो ये आपका भाई साहब resultant frequency हो गया. f की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है? 1/2l. ये सब खत्म खत्म हो गया भाई साहब. √t/m होता है. ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं. सब खत्म खत्म कहाँ हो रहा है भाई साहब? चलिए इसको करते हैं. The second overtone of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe. ठीक है, which is L meters long. तो आपका भाई साहब पाइप कितना है? L meters long. ठीक है, what is the length of the open pipe? तो आपका देखो सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का भाई साहब सेकंड ओवरटोन मतलब कितना हो जाएगा? ओपन ऑर्गन पाइप है तो मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में ये एंटी नोड नोड है ना, ये पहला हुआ, दोनों तरफ एंटी नोड. सेकेंड ओवरटोन एंटी नोड, फिर ये नोड, ये आपका सेकेंड ओवरटोन होगा कि नहीं? हाँ फर्स्ट ओवरटोन होगा ये. तो आपका सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा भाई साहब ये. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन. ठीक है, क्लियर है? द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप. तो सेकेंड ओवरटोन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो सेकेंड ओवरटोन मतलब आपका थर्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली. ठीक है, थर्ड हार्मोनिक. सेकेंड ओवरटोन इज बेसिकली द थर्ड हार्मोनिक. ठीक है, तो F3 की वैल्यू ओपन ऑर्गन पाइप में कितनी होती है भाई साहब? V/2L है ना, V/2L 3V/2L. ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओपन ऑर्गन पाइप का ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है, और आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द सेकेंड ओवरटोन. तो सेकेंड ओवरटोन ये हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन. सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक हैज द सेम फ्रीक्वेंसी. इसकी भाई साहब जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप, दैट इज L मीटर लॉन्ग. अभी क्लोज पाइप में फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्लोज पाइप में क्या होता है? नोड और एंटी नोड. ठीक है, तो यहाँ पे एंटी नोड है और यहाँ पे भाई साहब नोड है, ये क्लोज्ड है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट ओवरटोन कब होगा? नोड एंटी नोड नोड, फिर भाई साहब एंटी नोड, फिर भाई साहब ये नोड, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन होगा है ना. फर्स्ट ओवरटोन ये तो फंडामेंटल होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा. मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? ये वाला लेंथ कितने के बराबर होगा? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब क्लोज हार्मोनिक पाइप में? ठीक है, ये होता है आपका V/4L. तो 2V/4L. ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके बराबर. ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप? ये लेट्स से ओपन पाइप है और ये आपका भाई साहब क्लोज पाइप है. क्लोज पाइप का दिया हुआ है. ठीक है, क्लोज पाइप का दिया हुआ है L. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 2V/4L इज इक्वल टू 3V/2L नॉट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब, ये हो जाएगा 3V. वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही रहेगा भाई साहब, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 3 into 4L विल बी इक्वल टू 2 into 2L नॉट. ठीक है, तो ये 2 1 2 2 2 4,
ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 3L। तो L नॉट की वैल्यू भाई साहब कितने हैं, कैसे हो रहा भाई साहब ये? हाँ, क्या हो गया, इसको 2 कर दूं? कितना होगा ये, V/4L है ना, फर्स्ट ओवरटोन है ना, हाँ डायरेक्ट थर्ड में होगा, मतलब 3V/4 हो जाएगा ना। हाँ, थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब आपका, हाँ फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड वाला हो जाएगा। ओके, 3V/4L, ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा 3V/4L। तो आपका यहाँ पे 3V/2L0 इज इक्वल टू 3V/4L, ये कैंसिल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4L इज इक्वल टू 2L0, तो L0 की वैल्यू हो जाएगी 2L। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, अ ट्यूनिंग फॉर्क हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, मेक्स 4 बीट्स पर सेकंड with the vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the beat frequency तो पढ़ा नहीं है अपन ने, ठीक है, तो करना पड़ेगा भाई साहब। बीट फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, सोनोमीटर, सोनोमीटर है क्या तुम लोगों को? नहीं, नहीं है ना, सोनोमीटर तो भाई साहब निकाल दिया है। चलिए इसको करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज इक्वल थर्ड ये किया ना अपन ने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भाई साहब किसका, ओपन ऑर्गन पाइप का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में ये एंटी नोड और ये नोड, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका LLH से किसका, ओपन ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप का भाई साहब एंटी नोड, नोड और ये नोड, ये आपका भाई साहब ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ हो गया। ठीक है, ये LO फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, F1 विल बी इक्वल टू V/2LO, है कि नहीं, ये हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। थर्ड हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक हो गया ये, ठीक है, एंटी नोड और नोड, फिर आपका भाई साहब ये नोड और ये हो गया, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली, तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब आपका, देखो F1 की वैल्यू होती है कितनी, V/4LC, तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3V/4LC, ठीक है, 3V/4LC, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, F1 इज इक्वल टू F3, मतलब आपका V/2L0 इज इक्वल टू 3V/4LC, ठीक है, तो यहाँ पे V और V भाई साहब कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो आपका भाई साहब L0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L0 का वैल्यू हो जाएगा LC/3, ठीक है, L2LC/3, 2LC/3, ठीक है, 2LC/3, अब LC की वैल्यू दी हुई है आपको, तो 2 into 20/3, so that will be how much, 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके ओके ओके, बीट का कर लेते हैं अभी हम, ठीक है। सो बीट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न बिटवीन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ टू सोर्सेज ऑफ साउंड having slightly different frequencies are placed in a medium, the resultant effect heard at any fixed position consists of alternate loud and weak sounds. Consider two waves, तो एक भाई साहब वेव है 15 हर्ट्ज का और दूसरा भाई साहब वेव है 12 हर्ट्ज का। इनका इक्वेशन दिया हुआ है भाई साहब, y1 की वैल्यू, जो वेव का इक्वेशन होता है a sin ω1t minus k1x, और वेव 2 का वैल्यू a sin ω t minus k2। After the waves interfere, we get a resultant wave. The resultant wave is known as a beat. तो दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव होता है वही आपका बीट बन जाता है, दैट इज बेसिकली द बीट, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल but not exactly equal frequencies travel in the same direction at a given point, due to their superposition, intensity alternatively increases and decreases periodically। अगर भाई साहब ऐसे जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा,
अगर ऐसे जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा भाई साहब, ठीक है। जब पीरियोडिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ अ साउंड, तो आपका देखो ये टाइम है, यहाँ पे दोनों बीट्स हैं, ठीक है, दोनों बीट्स हैं भाई साहब, ये आपका टाइम है। तो कहीं कहीं पे ऊपर, कहीं पे देखो, कहीं पे भाई साहब देखो यहाँ पे जैसे इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। और कहीं पे जैसे 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 समझो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका भाई साहब क्रेस्ट है और इसका क्या है, ट्रफ है, दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो ये आपका बीट हो जाएगा, दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ बीट। आपका देखो ये एक वेव है और ये एक वेव है टाइम के साथ, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ये है और ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों तरफ नीचे की तरफ है, तो ये आपका मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम होता रहेगा। when two sound waves of nearly equal but not exactly equal frequencies travel in the same direction at a given point, due to their superposition, intensity alternatively increases and decreases periodically. This periodic waxing and waning of sound at given point is called as beats, ठीक है। तो आपका समझ लो ये आपका 15 हर्ट्ज का है, ठीक है, 15 हर्ट्ज का ये जा रहा है भाई साहब, ठीक है। इसका वेव का भाई साहब इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा 1t माइनस के 1x। दूसरा भाई साहब है आपका 12 हर्ट्ज का, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने वेव्स होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में यहाँ पे 15 वेव्स हैं और एक पर्टिकुलर सेकंड में यहाँ पे 12 वेव्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका भाई साहब इक्वेशन होगा ये, ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन। अभी कहीं पे भाई साहब देखो यहाँ पे अगर अपन टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसका इधर है इधर है, तो ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, कहीं पे बढ़ता जाएगा फिर कमता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा फिर कमता जाएगा, ऐसा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। दिस इज द पैटर्न दैट यू विल गेट। तो आप अगर मैथमेटिकली देखोगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स एट x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a sin ओमेगा 1t। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या है भाई साहब, a sin ओमेगा 2t माइनस के 2x एट x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, तो ये हो गया भाई साहब y1 प्लस y2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2, ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी, तो a ये हो गया आपका साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है भाई साहब, मैं बार बार भूल जाता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी ये हो जाएगा आपका 2 कॉस, मेरे को जहां तक लगता है सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, साइन सी प्लस डी बाई टू। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा 2 कॉस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाई 2 और साइन ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t बाई 2, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका ओमेगा 1t, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि ए आर की वैल्यू, तो यह हो गया आपका 2a कॉस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2। तो रिजल्टेंट वेव भाई साहब आप साइन में है तो साइन का फंक्शन रख देंगे, तो इसको अपन मान लेंगे एम्पलीट्यूड हो गया, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये आपके रिजल्टेंट वेव का हो गया एम्पलीट्यूड। तो आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये हो गया आपका ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2, और ये भाई साहब हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज द, तो इस पूरे को अगर हमको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा ए आर साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अभी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस का भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू हो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो। और अपने को मालूम है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब उसकी वैल्यू 1 हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और वो कब होगा, जब ये 0 हो, जब दिस बिकम्स 0। तो इसका मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2, दिस बिकम 0। तो अगर हमने ये टी और टी को उधर ले लिया तो ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू 0, मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो साउंड विल बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, इसको एन पाई लिख सकते हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू, देखो कॉस पाई की वैल्यू आती है भाई साहब प्लस माइनस 1, ठीक है। तो कॉस इंटू एन पाई, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2
बाई 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी n पाई। तो आप देखो सेकंड साउंड विल बी मैक्सिमम एट, तो आपका सेकंड था, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट साउंड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी, बिकॉज 2 इज इक्वल टू n इंटू पाई, जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी n अपॉन, ठीक है, आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो n पाई है ना, देखो इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में डालूं तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो ओमेगा 1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। अगर मैंने यहाँ पे से 2 पाई को कॉमन निकाल लिया, नीचे मेरा 2 है, f1 माइनस f2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई, लिख सकते हैं, बोलो, ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो f1 माइनस f2 इंटू टी इज इक्वल टू n। अभी ध्यान दो, ये n जो है भाई साहब आपका एक इंटीजर है, n जो है इंटीजर है, तो आपको यहाँ पे f1 बाई f2 जो है वो आपका भाई साहब प्रॉपर होना चाहिए मॉड में, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना इसका मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो t का वैल्यू हो जाएगा कितना, n बाई f1 बाई f2, n तो इंटीजर है, लेकिन f1 बाई f2 आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, इसीलिए अपन ने क्या लिया है इसको n, ये तो क्या आपका इंटीजर, और यहाँ पे मॉड ऑफ f1 माइनस f2, जो भी बड़ा हो, ठीक है, आप मॉड वैल्यू लेंगे, क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी n अपॉन f1 माइनस f2, तो साउंड विल बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम, टाइम t इज इक्वल टू n अपॉन f1 माइनस m2 वेयर n इज द इंटीजर, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, तो दोनों भी हो सकता है भाई साहब, दोनों भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू n अपॉन f1 माइनस f2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, n की वैल्यू डालते रहिए, n की वैल्यू 1 1 अपॉन मॉड ऑफ f1 माइनस f2, n की वैल्यू 2 2 अपॉन f1 माइनस f2, तो टाइम कौन कौन से में आपका मैक्सिमम साउंड आएगा आपको, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन f1 माइनस f2 का मॉड वैल्यू, फिर 2 अपॉन f1 माइनस f2, फिर अपॉन भाई साहब 3 अपॉन, फिर सबके मॉड वैल्यू f1 माइनस f2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो दो साउंड वेव्स हैं जिनका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कब मिलेगा आपको, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपको कब मिलेंगे, t इज इक्वल टू या तो 0 या तो n बाई f1 माइनस f2, तो आप अगर इस सीरीज को करेंगे तो ये आपका 1 बाई f1 माइनस f2, ठीक है, फिर भाई साहब 2 बाई f1 माइनस f2, फिर भाई साहब 3 बाई f1 माइनस f2, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है। बीट पीरियड, बीट पीरियड अभी आपने देखा भाई साहब, टाइम टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे n f1 बाई f2 t इज इक्वल टू 0, 1 बाई f1 माइनस f2, 2 बाई f1 माइनस f2, 3 बाई f1 माइनस f2, ठीक है, ओके। तो टाइम पीरियड बिटवीन, तो आप देखो पहला वाला क्या है 0, दूसरा वाला क्या है ये, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम, दूसरा वाला माइनस 0, ये हो जाएगा आपका बीट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 1 बाई f1 माइनस f2 माइनस 0, तो दैट विल बी हाउ मच 1 बाई f1 माइनस f2। अभी इन दोनों में देखो भाई ये क्या है, AP तो है, ध्यान से देखो यहाँ पे AP तो है 1 2 3 है, नीचे तो डिनोमिनेटर तुमने सही वही रखा है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये माइनस ये विल बी इक्वल टू ये माइनस ये विल बी इक्वल टू ये माइनस ये, ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा कितना 1 बाई f1 माइनस f2, और यही कॉमन डिफरेंस जो आया है यही आपका क्या हो जाएगा TB, दैट इज बीट पीरियड, ठीक है, बीट पीरियड, ये आपका बीट पीरियड हो जाएगा, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो मिनिमा ले लो या मैक्सिमा ले लो, यू विल ऑलवेज गेट द बीट पीरियड एज TB इज इक्वल टू 1 बाई f1 माइनस f2, मिनिमा ले लो या मैक्सिमा ले लो, TB विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज नोन एज द बीट फ्रीक्वेंसी, भाई देखो यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। अभी आपने भाई साहब टाइम पीरियड निकाला, मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमस, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 बाई f1 माइनस f2, तो भाई साहब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई TB, दैट विल बी इक्वल टू f1 माइनस f2, f1 माइनस f2, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है।
क्लियर 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 क्लियर। ओके, वही है सेम चीज देखो, ठीक है। आपका टाइम पीरियड भाई साहब हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ओके ओके ओके, टू साउंड वेव्स ये आपको दिया हुआ है और ये प्रोड्यूस बीट फिनोमेना, देन फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपका बीट फिनोमेना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कितना, 2 sin 476 पाई टी माइनस एक्स बाई 330। दूसरे का इक्वेशन आपको दिया है 1.6 sin 486 पाई टी माइनस एक्स बाई 330। तो ओमेगा 1 की वैल्यू अभी देखो, इसको भाई साहब अगर मैं रिजॉल्व करूं तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा देखो, 2 sin, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 476 पाई टी है ना, और माइनस 476 पाई एक्स बाई 330, है कि नहीं, क्लियर है। इसको भाई साहब तुम कंपेयर करोगे किससे, किससे कंपेयर करोगे, बट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 476 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 476 पाई। और भाई साहब फ्रीक्वेंसी क्या, मतलब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो ओमेगा 1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, कितनी, 476 पाई। तो 2 पाई n1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 476 पाई। कैंसलम 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 238 हर्ट्ज। समझ में आता, नहीं आता, नहीं आता भाई साहब। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगा, तो सक्सेसिव बीट्स के बीच में टाइम पीरियड का रिवर्सल। तो पहले हम निकालेंगे भाई साहब टीबी, टीबी की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई f1 माइनस f2 मॉड। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 बाई टीबी, मतलब ये हो जाएगा f1 माइनस f2। तो दोनों का भाई साहब अगर हम f1 f2 निकाल लें तो आपका सवाल हल, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, ये हो गया आपका 476 पाई, 476 पाई टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 476 एक्स बाई 330, ठीक है। अभी इसको कंपेयर करो इससे, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 476 पाई, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 476 पाई। इस ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई f1 इज इक्वल टू 476 पाई। तो आपका भाई साहब ये पाई और पाई कट गया, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 238 हर्ट्ज लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से अभी इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1/6 साइन, यहाँ पे हो गया आपका 486 इंटू, तो ये हो गया 486 पाई टी माइनस 486 पाई एक्स बाई 330। समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको कंपेयर कर लो भाई साहब किसके साथ, y इज इक्वल टू ए, कौन ये कर रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओमेगा की वैल्यू बाई कंपैरिजन 486 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 486 पाई। तो ये हो गया 2 पाई f2 की वैल्यू 486 पाई। ये पाई और पाई भाई साहब कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो f2 की वैल्यू कितनी हो गई, 243। क्या ये समझ में आ रहा है, f2 की वैल्यू हो गई 243 हर्ट्ज। अब इनमें से कोई सी जो बड़ा होगा उसको उठा लो, ठीक है। f2 माइनस f1, f1 माइनस f2, जो भी करना है आपको भाई साहब ये जाना है। तो ये मॉड वैल्यू ऑफ 243 माइनस 238, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 हर्ट्ज, ठीक है, 5 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, 5 बीट्स पर सेकंड। समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी की बीट्स क्या हो जाएगी, 5 बीट्स पर सेकंड, ओके। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, पर सेकंड ही होता है, यहाँ पे आप बीट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, तो 5 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, ओके। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन 5 दैट इज टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। टाइम टेकन बाय, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 1 अपॉन 5 सेकंड्स, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। अभी टाइम पीरियड ऑफ 10 बीट्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू टी दैट इज 10 बाई 5, तो ये हो गया आपका 2 सेकंड। समझ में आता है, टू साउंड वेव्स हैं भाई साहब ये और ये, प्रोड्यूस बीट फिनोमेना, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना हो जाएगा भाई साहब, हाउ विल बी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ओके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो चाहे तो नोट कर लो। आपका देखो यहाँ पे ये हो गया, आपका ये आ रहा है ना, देखो 2a
फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव आपका कितना आ रहा है, हमने अभी ये सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे कितना आया था भाई साहब साइन, देखो, अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अपन ने ये आया है ना, देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये तो भाई साहब हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ये हो गया साइन ओमेगा प्लस ओमेगा टू, ठीक है। ओके, अभी इसको देख लो भाई साहब, ठीक है। ओके, तो इतना पोर्शन तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, इतना पोर्शन उठाते हैं, तो दैट विल बी साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी बाई टू। कर लो भाई साहब, ये ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो, टू पाई एफ वन लिख सकते हो, यहाँ पे टू पाई एफ टू लिख सकते हो अपॉन टू, और ये हो गया टी साइन, है ना, ठीक है। तो आपका साइन टू पाई बाहर आया, एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी बाई ये हो गया टू, कैंसलम साइन पाई इंटू एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, साइन एफ वन पाई प्लस एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये जो आया, ये देखो टू पाई, ये टू पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बीट पीरियड हो गया टाइम फॉर, ओके, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, देखो, या तो इसको ऐसे ही रखो भाई साहब साइन टू पाई, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब हो रहा है कितना, दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट f1 प्लस f2, ये हो गया आपका f1 प्लस f2 बाई टू, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, f1 प्लस f2 बाई टू, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपसे यही पूछा है भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लो भाई साहब y1 इज इक्वल टू टू साइन, ये हो गया कितना भाई साहब 476 पाई टी माइनस 476 एक्स बाई 330, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपका ओमेगा वन का वैल्यू कितना आ गया 476 पाई, तो मतलब 2 पाई एफ वन का वैल्यू कितना आ गया 476 पाई, ये पाई और पाई कैंसिल, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, सेवन टू एट, तो एफ वन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 238। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, एफ वन की वैल्यू हो गई 238। अब इसको कर लेते हैं भाई साहब ये वाला, तो वाई टू की वैल्यू कितनी है 1.6 साइन 488 पाई टी माइनस 488 एक्स बाई 330, ठीक है। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब ओमेगा टू की वैल्यू कितनी हो गई 488 पाई, ओमेगा टी कितना हो गया आपका भाई साहब 2 पाई एफ टू इज इक्वल टू 488 पाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया आपका टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, तो एफ टू की वैल्यू कितनी हो गई 244, ठीक है। अब भाई साहब आपने देखा कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इज f1 प्लस f2 अपॉन 2, so that is going to be how much 244 plus 238 upon 2, 8 plus 4 12, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 2 plus 2 4, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ओके। Two sound waves, this and this, produce beat phenomena. Then find the time interval during which the intensity becomes maximum to minimum. देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, बीट टाइम पीरियड, ये है आपका क्या भाई साहब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है कि नहीं, यही तो हो गया ना आपका बीट टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम अगर हो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका आधा होगा ना, तो ये हो जाएगा टीबी बाई टू, ये निकालना है आपको, समझिए इस चीज को, ठीक है। बीट टाइम पीरियड क्या होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो टी बी बाई टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम, आर बी क्लियर, ठीक है। ओके, तो टी बी बाई टू, अभी आपका भाई साहब टू साउंड वेव्स है प्रोड्यूस बिटवीन टाइम विद इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी बी बाई टू भाई साहब कितना हो जाएगा, टी बी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 1 बाई F1 माइनस F2 मॉड में, है ना, ठीक है। ओके, F1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो 2, ये हो गया आपका, इसको इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 476 पाई टी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 476 पाई टी, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई F1, कैंसलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई 238, ठीक है। F2 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो गया 2 पाई F2 इज इक्वल टू 486 पाई, ये पाई और पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई 243, तो F2 माइनस F1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो आपका टाइम पीरियड
ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 1/5। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मिनिमम क्या हो जाएगा इसका आधा, दैट इज 1/5/2, तो ये हो गया आपका 1/10। ठीक है, दैट विल बी 1/10। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? टू साउंड वेव्स प्रोड्यूस बीट फिनोमेना, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। आपको देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम ये अपन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, ये भाई साहब कितना होता है आपका भाई साहब ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम। और आपका भाई साहब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भाई साहब देखो यहाँ पे ए मैक्स कितना हो जाएगा, एक का ए है भाई साहब 4, एक का ए है भाई साहब 3। ठीक है, तो ए मैक्स की वैल्यू क्या होगी A1 प्लस A2। ठीक है, इस और ए मिनिमम क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है, तो ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच 4 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 का स्क्वायर, so that will be 7 का स्क्वायर, that is 49 अपॉन 1, तो ये हो गया आपका 49। ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? एन अननोन ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस an unknown tuning fork produces 6 beats with a tuning fork of frequency to 260 hertz and 14 beats with a tuning fork of this। ठीक है, ओके, एक unknown tuning fork है, produces 6 beats with a tuning fork of frequency 260 hertz and 14 beats। ठीक है, with a tuning fork of frequency, find out the frequency of the unknown tuning fork। 6 beats। ओके, तो देखो एक नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका भाई साहब इतना प्रोड्यूस हो रहा है 260। ठीक है, और 6 बीट्स है, मतलब 6 बीट्स पहले और 6 बीट्स बाद में और 6 बीट्स पहले, ये क्या प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम, है ना? 260 हर्ट्ज है, इसका मैक्सिमम क्या होगा 266 हर्ट्ज, और मिनिमम क्या होगा 254। है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब? An unknown tuning fork produces 6 beats with a tuning fork of frequency 260 hertz। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका नोन है फ्रीक्वेंसी कितना है 260, इसके साथ भाई साहब 6 बीट्स का ये प्रोड्यूस कर रहा है। देखो अननोन है, ये नोन है, टंग से मारा है इसको भाई साहब। ठीक है, इसका नोन है, मतलब इसका कितना है 260 है, लेकिन बीट्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई साहब 6 बीट्स इसके साथ टकराने के बाद, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम कितना होगा 266 और इसका मिनिमम कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन ट्यूनिंग फॉर्क का भाई साहब कितना है 260 हर्ट्ज है। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, इसके साथ 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 266 हर्ट्ज इधर, है कि नहीं? 6 बीट्स इधर मतलब 266, इसमें ऐड कर दो +6 और इसमें माइनस करोगे तो 254। ओके, 280 वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें भाई साहब अननोन प्रोड्यूस 6 बीट्स, इसके साथ भी भाई साहब वही 14 बीट्स पर रहा है, तो 280 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा 266 और प्लस 14 करोगे तो 294। तो इसका मतलब जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसका दोनों का जो आएगा जो कॉमन, वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका यहाँ पे 266 आया, इसका यहाँ पे 266 आया, दोनों का नोन हो गया, तो ये भाई साहब अननोन फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक है, फिर दिमाग वाला सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। इंपॉर्टेंट टर्म्स, लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस। लोडिंग मतलब इसमें हमने वेट बढ़ा दिया है। फिलिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेस। फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, the ratio between the frequencies of two notes is called the musical interval। Following are the names of some musical intervals: n2 by n1 1, octave n2 by n1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, tuning fork having 400 hertz produces 8 beats per second with another tuning fork। If known tuning fork is loaded with wax, the number of beats decreases। Find the frequency of the unknown। ये कैसे करेंगे भाई साहब?
ये सब भाई साहब तुम्हारा वैक्सिंग वैनिंग, ये सब तुमको है नहीं बेसिकली। है क्या तुमको? नहीं है ना? तुमको है, ये नहीं है? डॉपलर इफेक्ट ये वाला है क्या? फ्रीक्वेंसी अननोन ये सब नहीं है ना? ओके चलिए भाई साहब। ओके, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? एनीवन, व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? आप स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन आ रही है, ऐसा, तो जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आ रही है, आपको विसल ज्यादा सुनाई देता है कि नहीं? तो क्या विसल बढ़ा रहा है? ड्राइवर बढ़ा रहा है? नहीं, विसल वही है, लेकिन आपका विसल का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है? और जैसे ट्रेन चली जाती है तो विसल का इंटेंसिटी डाउन होने लगता है। लेकिन विसल अपने फ्रीक्वेंसी पे ही बज रहा है, विसल का पैसा कोई भी अप डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये ऊपर और नीचे क्यों सुनाई दे रहा है? वाई आर यू एबल टू एक्सपीरियंस दिस? क्योंकि आपका जो, देखो इसके सामने देखो, साउंड कैसे ट्रेवल हो रहा है? कंप्रेशन और एरिफैक्शन से। कंप्रेशन और एरिफैक्शन से जब एक बड़ा ट्रेन आ रहा है तो उसके सामने जो एयर है उस पर लग रहा है धक्का, और उसका प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर भाई साहब कंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और जब वो जाने लगेगा तो उसका प्रेशर घटने लगेगा। इस अभी क्या हो रहा है भाई साहब? ये अभी देखो इतना एयर था, अब ये जा रहा है, तो जा रहा है तो भाई साहब इतना प्रेशर घट रहा है, डेंसिटी घट रही है भाई साहब। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। ये लाइट में भी इफेक्टिव है, लाइट में भी इफेक्टिव है, बहुत स्मॉल तरीके से, लेकिन साउंड में हम ज्यादा इसको परसीव कर पाते हैं। इन साउंड वी आर एबल टू एक्सपीरियंस इट मोर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट, कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड। अब ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है, लेट्स से गाड़ी आ रही है कोई, ठीक है, कंटिन्यूअस मूविंग विद अ वेलोसिटी वीएस टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये भाई साहब आपका एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, और ये एक वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो दिस वीएस वेलोसिटी इज व्हाट? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन। समझ में आ रहा है? ये वीएस, ये भाई साहब खड़ा है, ये वीएस वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर रहा है, ओके। अभी ये वेव्स हैं, देखो ऐसा वेव्स आ रहे हैं ना भाई साहब, ये वेलोसिटी, ठीक है, वेव्स। तो अभी क्या हो रहा है? इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट, दोनों भी रेस्ट में हैं। सोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड द सेम इज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। वो भाई साहब एक फ्रीक्वेंसी साउंड निकाल रहा है और ऑब्जर्वर उसी को सुन पा रहा है, ठीक है। नाउ एट अ टाइम t इज इक्वल टू t, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अभी भाई साहब सोर्स क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। As the source is moving with velocity vs towards the man, the waves cramp up in the region. तो waves क्या हो जाएंगे भाई साहब? क्रैम्प अप हो जाएंगे। ऐसे देखो ना, एक के बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये waves का कलेक्शन होने लगेगा, वेव्स को पुश कर रहा है ना ये, ठीक है। समझ लो आपने पानी यहाँ पे गिरा दिया और आप वो क्या कहते हैं मॉप लेकर इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे वेव्स को आप पुश कर रहे हैं, तो यही चीज हो जाएगी। तो वेव्स में क्या हो रहा है भाई साहब? क्रैम्प अप। द क्रैम्पिंग ऑफ वेव्स हैपेंस इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वेव्स ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स vs. As a result, the number of waves per unit time in this region increases and causes the change in frequency of the sound heard by the observer. इसीलिए आपको ऐसा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, इसीलिए भाई साहब आपका ये हो रहा है, क्योंकि ये वेव्स को इंक्रीज कर रहा है, ये वेव्स की क्रैम्पिंग कॉज कर रहा है, ठीक है, ओके। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इन दिस रीजन इंक्रीजेस, ठीक है, एंड कॉजेज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो एक वेव, फिर दूसरा वेव भी, तीसरा वेव भी, चौथा वेव भी, तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। This frequency is known as apparent frequency. The apparent frequency of the sound wave is given by, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अभी देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा यही होगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, लेकिन यहां पे तुम्हारा भाई साहब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है? बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा ये वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी, ठीक है। ये वेवलेंथ आपका है भाई साहब, वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी अपॉन v माइनस वी एस। ये क्या है भाई साहब? v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम, ठीक है, vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड f इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एपरेंट, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखिए इसको। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो परसीव हो रहा है आपको फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी वेलोसिटी इनटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपॉन
velocity of the sound minus velocity of the source when the source is moving towards the observer. जब ये भाई साहब towards the observer मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी है, तो इसमें कितने केसेस बन पाएंगे? एक, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और जब दोनों भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका ये वाला नोट कर लीजिए, व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद अ वेलोसिटी। ये v भाई साहब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, और vs भाई साहब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स with respect to observer, with respect to observer। ठीक है, velocity of source with respect to observer। और f क्या है भाई साहब? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जब दोनों भी रेस्ट पे थे, when both are at rest, when both are at rest। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इंटू एफ अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है, ओके ओके ओके। If the relative distance between the source and the listener decreases, then the apparent frequency is greater than the actual frequency। अगर relative distance कम हो रहा है तो मतलब movement हो रहा है। देखो आपका पहले भाई साहब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है ना भाई साहब, क्योंकि relative distance कम हो रहा है, तो this will be, तो इसका मतलब movement हो रहा है। If the relative distance between the source and the listener decreases, then the apparent frequency is greater than the actual frequency। ऐसे जा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो आप परसीव कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इंक्रीजेस, देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर भाई साहब रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब ये सेपरेट आउट हो रहे हैं, ये भाई साहब ट्रेन जा रहा है ऐसा, ठीक है, तो उसका भाई साहब जो इंटेंसिटी है साउंड का वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इंक्रीजेस, then the apparent frequency is less than the actual frequency। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब? देखो यहाँ पे apparent frequency एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कब ज्यादा होगी? जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर ये भाई साहब क्या हो रही हो भाई साहब? डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी भाई साहब लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब लिसनर और सोर्स में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर। द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन along the line joining a wave source and its observer is known as the, इसी को अपन बोलते हैं भाई साहब डॉपलर इफेक्ट। यदि आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, स्टेशनरी लिसनर एंड सोर्स, इन दिस केस बोथ द सोर्स, यहाँ पे बोथ द सोर्स एंड द लिसनर आर एट रेस्ट। ठीक है, when the car blows the horn, the sound wave travels with the velocity v, since there is no relative motion between the source and the listener, the speed of sound remains the same as for the listener। तो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? v होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा? लैम्डा, तो v अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कोई चेंज नहीं और कोई चेंज नहीं इसमें, तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना होगा? अभी एन नॉट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, जो आपका नॉर्मल सिनेरियो में है, जहां पे ना ही लिसनर का और ना ही सोर्स ऑफ साउंड का कोई मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लैम्डा नॉट भाई साहब क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, और v क्या हो जाएगी भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है? ओके, नाउ केस 2, व्हेन स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग लिसनर। सोर्स आपका स्टेशनरी है, लिसनर मूव कर रहा है किसकी तरफ? सोर्स की तरफ। तो लेट्स से द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब इन दिस केस द लिसनर इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द सोर्स। द मूवमेंट ऑफ द लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स रिड्यूसेस द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द वेव। यहाँ पे भाई साहब ट्रैवलिंग टाइम कम होगा। इतना टाइम उसको लग रहा था यहां से यहां पहुंचने में, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ट्रैवलिंग टाइम कम लगेगा ना। अभी दोनों एक साथ तो मूव कर रहे हैं, वेव ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर वेव की तरफ, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम और रादर द टाइम टेकन फॉर द वेव टू रीच द ऑब्जर्वर रिड्यूसेस। ठीक है, ओके, ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द लिसनर पर यूनिट टाइम इज मोर। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम आपका कम ज्यादा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट इट अपीयर्स इन इंक्रीज इन द वेव फ्रीक्वेंसी। This increased frequency is known as the apparent frequency। जब भी relative distance कम होगा, आपका भाई साहब apparent frequency बढ़ेगा। Apparent frequency will be more than the actual frequency।
This change in frequency occurs due to the effective velocity of the sound wave with respect to the listener. The apparent speed of the sound wave related to the listener. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? Apparent speed होगा v नॉट, दैट इज ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस साउंड का वेलोसिटी. ठीक है, apparent आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? Apparent speed of sound, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा ना भाई साहब. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम्स आपने किए हैं, राइट? तो अगर कोई ऐसे जा रहा है और भाई साहब वो ऐसे जा रहा है तो आपका भाई साहब बोर्ड का स्पीड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब स्पीड बढ़ रहा है, दोनों का एक दूसरे से जो मिलन हो रहा है वेव्स का और ऑब्जर्वर के साथ, तो ये बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर वेव की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है. ठीक है, तो एपरेंट स्पीड हो जाएगी इतनी. ठीक है, तो आप बताओ भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है v अपॉन लैम्डा. ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ तो चेंज हुआ नहीं है, अभी ये आपका एपरेंट स्पीड है. एपरेंट स्पीड हो जाएगा भाई साहब वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा भाई साहब आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस विल बी दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी. अभी ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? चलो अभी अगर हम यहाँ पे देखें v की वैल्यू कितनी होती है, ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इसकी वैल्यू कितनी होती है? एन नॉट इंटू वी, सॉरी एन नॉट इंटू लैम्डा नॉट, है ना? एन नॉट इंटू लैम्डा नॉट होता है. तो यहाँ पे आपका भाई साहब एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? वी नॉट प्लस एन नॉट इंटू लैम्डा नॉट अपॉन भाई साहब हो गया लैम्डा नॉट. ठीक है, ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे एन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो वी नॉट की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब एन नॉट इंटू, ये कैसे हो गया भाई साहब? चलिए, हाँ कैसे? अच्छा, तो लैम्डा नॉट की जगह पे वी बाई एन नॉट दिया हुआ है ना, तो ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू एन नॉट फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा नॉट. ठीक है, तो लैम्डा नॉट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? वी बाई एन नॉट. अभी आते हैं इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी पे. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी कितनी? वी नॉट बाई वी अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस वी अपॉन लैम्डा नॉट, दैट विल बी हाउ मच? वी बाई एन नॉट. ठीक है, तो एन नॉट भाई साहब ऊपर गया और यहाँ पे बचा आपका वी नॉट प्लस वी अपॉन वी. ठीक है, यहाँ पे आपका एन नॉट मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये वी नॉट मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वी हो गया भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और एन नॉट हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ठीक है, ओके. सो इफ द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब अभी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अभी वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस वी नॉट, क्योंकि लिसनर भाई साहब भाग रहा है, तो यहाँ पे आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी दिस अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, दिस अपॉन लैम्डा नॉट. ओके, तो आपका भाई साहब एन एप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन नॉट वी माइनस वी नॉट. तो आपका भाई साहब इससे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो v प्लस वी नॉट बाई वी, तो जब सोर्स की तरफ भाग रहा है ऑब्जर्वर, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बोलो? दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस वी नॉट अपॉन v, है ना, साउंड का वेव. और जब सोर्स से दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर, तो एन नॉट. ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर अपॉन दिस वन? मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी लिसनर, आपका भाई साहब अगर स्टेशनरी लिसनर है और मूविंग सोर्स है, ठीक है, इन दिस केस द सोर्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी vs towards the listener. When the listener is stationary, the wave speed of the sound emitted from a moving source does not change with respect to the listener, but the effective wavelength of the wave reduces when it reaches the listener. देखो ध्यान से, when the source is moving with velocity vs towards the listener, ये भाई साहब towards the listener move कर रहा है. when the listener is stationary, listener भाई साहब stationary है, the wave speed of the sound emitted from a moving source does not change with respect to the listener. wave speed change नहीं होगा. ठीक है, but the effective wavelength of the wave reduces. आपका जो wavelength है ये भाई साहब reduce हो जाएगा, effective wavelength आपका reduce हो जाएगा. consider a moving source that emits a sound at time t is equal to 0. एक moving source है, the sound wave travels a certain distance after one time period. तो ये sound wave है, देखो एक टाइम पीरियड बाद भाई साहब एक वेवलेंथ कवर करेगा. एट द सेम टाइम द सोर्स आल्सो मूव्स. अभी देखो ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है,
इसने एक वेव छोड़ा तो ये जा रहा है, लेकिन ये भी तो चल रहा है ना भाई साहब, सोर्स ऑफ साउंड इज ऑल्सो मूविंग। समझ में आ रहा है ये? या टाइम t इज इक्वल टू 0, ये साउंड सोर्स है, इसने एक वेव छोड़ा, ये वेव जाएगा भाई साहब ऐसे, लेकिन ये भी तो मूव कर रहा है, ये तो वहां पे स्टेशनरी नहीं है। द सोर्स ऑफ साउंड इज ऑल्सो मूविंग। तो सोर्स ऑफ साउंड अगर मूव कर रहा है एट द सेम टाइम, जब तक ये यहाँ पे पहुंचे तब तक ये भी तो आगे आ चुका होगा ना भाई साहब। समझ में आ रहा है ये? जब तक ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करे या एक वेवलेंथ कंप्लीट करे, तब तक ये महाशय भी तो आगे बढ़ चुके हैं ना, जो सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, कंसिडर अ मूविंग सोर्स दैट एमिट्स अ साउंड वेव एट टाइम t इज इक्वल टू 0। द साउंड वेव ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस आफ्टर वन टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपका वन टाइम पीरियड है। एट द सेम टाइम द सोर्स आल्सो मूव्स अप टू द टू सम डिस्टेंस एंड एमिट्स द सेकंड वेव। ये भाई साहब सेकंड वेव, अब भाई साहब यहां से यहां इसने सेकंड वेव एमिट कर दिया तब तक तो। ठीक है, इन दिस केस द न्यू वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वेवलेंथ। तो भाई साहब आपका जो नया वेवलेंथ होगा वो स्मॉलर देन द एक्चुअल वेवलेंथ हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एज शोन, तो आपका देखो यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसने एक भाई साहब वेव छोड़ा, ये वेव भाई साहब W1 तक पहुंचा, तो अब तक ये यहाँ पे पहुंच गया, जब तक ये यहाँ से पहुंचेगा ये VT मतलब ये आपका कम हो जाएगा, वेवलेंथ आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, द न्यू वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वेवलेंथ। ये आपका न्यू वेवलेंथ हो गया। एज शोन इन द गिवन टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, द सोर्स एमिट्स द फर्स्ट वेव W1। तो ये W1 अभी आगे जा रहा है, भाई साहब ये आगे जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, लेकिन W1 के आगे पहुंचते पहुंचते सोर्स भी तो आगे पहुंच गया ना भाई साहब। एज शोन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये सोर्स क्या कर रहा है, इट एमिट्स अ वेव W1। ठीक है, आफ्टर टाइम t द सोर्स एमिट्स द सेकंड वेव W2। ठीक है, ये सेकंड वेव एमिट कर रहा है। ठीक है, द फर्स्ट वेव मूव्स टू अ डिस्टेंस VT। तो अभी देखो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम, टाइम पीरियड। ठीक है, ये पहला वाला वेव भाई साहब यहां तक मूव किया है, तो ये हो गया आपका इसका टाइम पीरियड। ओके, अभी जब ये समझो इसको, ये सोर्स इसने एक एमिट किया, तो ये कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद ये दूसरा वेव एमिट करेगा, दूसरा वेव भाई साहब यहां तक कब पहुंचेगा, VT डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम, लैम्डा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहां से इसने एक और वेव छोड़ दिया है। ठीक है, तो अभी आप देखो भाई साहब, यहां से लेट्स से W2, ये आपका W2 है। ठीक है, द फर्स्ट वेव मूव्स टू अ डिस्टेंस ऑफ VT एंड द सेकंड सोर्स मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ VST। तो आपका देखो ये जो सोर्स है ये तब तक यहां पे पहुंच चुका है, इस चीज को समझो, यहां से यहां तक क्या है, एक वेवलेंथ, इसको भूल जाओ, और ये भी भूल जाओ कि ये साउंड सोर्स मूव कर रहा है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक वेवलेंथ। लेकिन भाई साहब ये तब तक यहां पे पहुंच जाए, जब तक ये वेव यहां तक पहुंचे तब तक ये महाशय यहां तक पहुंच गए हैं। तो मतलब इफेक्टिव वेवलेंथ क्या हो गया, ये जो वेवलेंथ तुम्हारा ये था अभी सिकुड़ कर ये हो गया है, क्योंकि तुम्हारा साउंड सोर्स अभी यहां तक पहुंच गया है और ये भाई साहब यहां तक पहुंचा है। तो साउंड सोर्स और ये वेव के बीच में जो डिस्टेंस हो गया ये तुम्हारा हो गया इफेक्टिव वेवलेंथ। मतलब इफेक्टिव वेवलेंथ इज एक्चुअली लेसर देन द ओरिजिनल वेवलेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे आपका भाई साहब साउंड सोर्स है एट टाइम t, ये यहां तक पहुंचा, इसने एक वेव एमिट किया W1, तो ये W1 यहां से यहां पहुंचा, W1 यहां से यहां पहुंचा, ऐसे जाता जाएगा ना भाई साहब, W1 वेव है, तो W1 जो है वो क्या है, आफ्टर एवरी टाइम पीरियड है, आफ्टर एवरी टाइम पीरियड। तो आफ्टर वन टाइम पीरियड W1 यहाँ पे आ गया, आफ्टर द सेकंड टाइम पीरियड W1 यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड सोर्स यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जब तक ये वेव यहाँ तक ट्रेवल करेगा एक लैम्डा होगा, लेकिन तब तक ये भाई साहब भी तो यहाँ ट्रेवल कर चुके होंगे क्योंकि इसकी खुद की स्पीड है एक। ठीक है, तो लेट्स से ये वेव यहां से यहां तक कितने में ट्रेवल किया है, टाइम पीरियड t, क्योंकि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज टाइम पीरियड t और वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम पीरियड व्हिच इज इक्वल टू 1 लैम्डा। अब तब तक ये भी तो ट्रैवल कर चुका है, कितने टाइम तक ट्रैवल कर रहा है, ये टाइम t, और इसकी लेट्स से वेलोसिटी है vs, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, vs इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो मतलब अभी तुम्हारा ये साउंड सोर्स और ये वाले वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा नहीं रहा, साउंड सोर्स और इसके बीच में डिस्टेंस लैम्डा है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया, तो अभी साउंड सोर्स और इसके बीच में इफेक्टिव लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा ई। ये लैम्डा ई जो है वो लैम्डा से कम है। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे इनके बीच में लैम्डा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा ई विल बी दिस लैम्डा माइनस, मतलब ये हो जाएगा वी टी माइनस वी एस इंटू टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब?
ये लैम्डा ई की वैल्यू हो जाएगी. Pt, v is basically velocity of sound, time period of sound minus velocity of source into time period. क्या ये समझ में आ रहा है? As shown in the given period, at time t is equal to 0, the source emits the first wave W1. After time t, the source emits the second wave W2. In the same time interval of time t, the first wave moves to a distance of Vt and the second source moves to a distance of Vst. As a result, the effective distance between the two waves reduces to lambda. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your most